सुप्रभात विद्यार्थियों। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण पाठ संख्या 1 का रिवीजन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, भाषा और व्याकरण, मैं आपको पहले भी बताया था या आप पिछले क्लास में भी भाषा और व्याकरण के बारे में आप लोग जरूर पढ़े। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि सबसे पहले की भाषा है क्या। लैंग्वेज हम लोग कहते हैं, जब आप इस शब्द को सुनते आ रहे हैं भाषा या लैंग्वेज, आखिर है क्या ये? बहुत साधारण है। तो भाषा हम अपने मन की भावनाओं और विचारों को जिस माध्यम से व्यक्त करते हैं उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। हिंदी के बहुत ही विद्वान थे जिनका नाम था श्री स्वीट। तो श्री स्वीट के अनुसार कि मनुष्य अपने मन की भावनाओं, प्रतियों, विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है, जिस माध्यम यानी चैनल जिसका प्रयोग करता है, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। वैसे भाषा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से मौखिक भाषा और लिखित भाषा का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। अब जानिए कि मौखिक भाषा है, नाम से स्पष्ट है, इसके शब्द इसी में इसकी परिभाषा छुपी हुई है। मौखिक यानी मुख से बोली हुई, यानी कोई भी व्यक्ति या मनुष्य मुख से बोल करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या कोई आपसे बातचीत करता है, तो वह मौखिक भाषा का उदाहरण है। वहीं ठीक इसके उल्टा मैं आपको यहाँ पे लिख करके प्रकट किया हूँ, तो यह लिखित भाषा का उदाहरण है। इसको हम लोग मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज, लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज भी हम लोग सिखाते हैं। तो लिखा हुआ, लिखित यानी लिखा हुआ, लिखित भाषा यानी कोई भी मनुष्य या व्यक्ति लिख करके जिस माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे सब लिखित भाषा का उदाहरण है। अब आइए हम लोग देखते हैं आगे बोली और भाषा क्या है। बोली और उपभाषा, इस शब्द को आपने सुना भी होगा, बोली। तो बोली सामान्य रूप से भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हिंदी है, हिंदी तो पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है, लेकिन सबके बोलने का जो तरीका है, ढंग है, वह अलग अलग है। आप केवल बिहार का ही उदाहरण, हमारे चंपारण के लोगों की बोली कुछ और है, बोलते तो हिंदी ही हैं, लेकिन उनके बोलने की जो शैली क्या है वो अलग है। वहीं आप दरभंगा जिला जाइए तो वहाँ के लोगों की बोलने का कुछ ढंग ही अलग है, वैशाली जिला के लोगों का बोलने का कुछ ढंग ही अलग है। तो इसे हम लोग बोली कहते हैं, यानी क्षेत्रीय क्षेत्र के आधार पर क्या हो जाता है, बदल जाता है, इसे हम लोग बोली कहते हैं। यानी सामान्य रूप से भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं, जो क्षेत्र के हिसाब से वो बदल जाता है। उसके बाद हम भाषा, जब बोली जो है यानी भाषा बोली का विस्तृत रूप है, यानी बोली किसी भी प्रांत में अगर विस्तार रूप से विस्तार कर लेता है तो उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए पूर्वी हिंदी या पहाड़ी हिंदी, तो ये सब बोली का विस्तृत रूप है। तो यह जो है थोड़ा सा क्षेत्र फैल जाता है, बृहद क्षेत्र में बोली जाती है, यानी बोली बृहद क्षेत्र में अगर बोली जाने लगे तो उसे भाषा कहते हैं। अब हम लिखेंगे राजभाषा। राजभाषा क्या है? इसे हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं।
तो आप समझ गए होंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज दैट मीन्स ऑफिस में बोली जाने वाली, ऑफिशियल राज्य भाषा, इसका हम अगर समास विग्रह करें तो राज्य की भाषा, यानी वह भाषा जो किसी राज्य के कार्यालयों में बोली जाए या कार्यालयों का काम जिस भाषा के माध्यम से हो उसे हम लोग राज्य भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार, तो बिहार की राजभाषा हिंदी है, क्योंकि यहाँ पर के कार्यालयों में हिंदी भाषा में बात की जाती है, ऐसा नियम है, तो इसे हम लोग राजभाषा, तो बिहार में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। उसके बाद में आता है राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज, यानी किसी भी देश के लिए जो सार्वजनिक रूप से बोली जाए और मान्यता प्राप्त भाषा को लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी, जो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान द्वारा संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। एक और आता है मातृभाषा, वो भी आपको जान लेना जरूरी है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। राजभाषा में आपको बता दिया, यह राज्य की भाषा है, यानी किसी विशेष राज्य के कार्यालयों में बोली जाने वाली भाषा को हम लोग राजभाषा कहते हैं। जैसे बिहार की हिंदी। राष्ट्रभाषा वह भाषा जो किसी देश द्वारा मान्यता प्राप्त हो और सार्वजनिक, यानी सभी जगह, लगभग सभी जगह बोली जाए, अधिकांशतः लोग उस भाषा को बोलते हो, तो उसे हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे भारत की हिंदी। मातृभाषा, नाम से ही स्पष्ट है, मातृ यानी माता और भाषा यानी भाषा, तो माता के द्वारा या परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा जो हम भाषा को सीखते हैं, विशेष रूप से माता, क्योंकि कहा भी जाता है कि पहली शिक्षिका हमारी माता ही होती है, तो हम माता से जो भाषा सीखते हैं उसे हम लोग मातृभाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप हिंदी, जैसे आपकी माता है, आपको हिंदी सिखाती हैं, हिंदी में बात करती हैं, तो आपकी मातृभाषा हिंदी ही होगी, तो इसे आपको याद रखिएगा। अब इसमें लिपि, हम लोग कहते हैं लिपि क्या है। पुराने जमाने में जब आज इतने विकसित नहीं थे, उस समय चित्रलिपि का प्रयोग होता था, क्योंकि मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए चित्र के माध्यम से वो लोग करते थे, इसलिए उसे चित्रलिपि कहा। उससे थोड़ा सा विकसित हुआ तो ब्राह्मणी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ये सब पुरानी लिपियों का नाम है। आज हम लोग इसे हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, जिस लिपि में हम लोग लिखते हैं वह देवनागरी लिपि। तो सबसे पहले लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखने की पद्धति, यानी कोई भी भाषा यदि जिस हम ध्वनि संकेतों के द्वारा लिखते हैं उसे हम लोग लिखने की पद्धति, लिपि द्वारा ही भाषा के लिखित रूप दिया जाता है। ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को हम लोग लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, संस्कृत की देवनागरी लिपि है, पंजाब की गुरुमुखी है, अंग्रेजी की रोमन है। तो एक किसी भाषा को लिखने की जो एक सांकेतिक चिन्ह है उसे हम लोग लिपि कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं भाषा के बारे में, तो हम जानते हैं अब व्याकरण क्या है, क्योंकि आप पढ़ते भी आ रहे हैं ग्रामर, लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है क्या, ग्रामर है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण की बात हम लोग कर रहे हैं, ग्रामर। तो ग्रामर जो है कि एक तरह से वह किसी भी भाषा का एक तरह से वह एक अभिभावक होता है,
यानी किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने और पढ़ने के शास्त्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। यानी एक तरह से व्याकरण जो है वह भाषा का समझिए कि एक अभिभावक होता है, पेरेंट्स होता है। पेरेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान लीजिए कि आप बच्चे हैं, हो सकता है कि आप कोई छोटी मोटी गलती करते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं, सही रास्ते पे लाते हैं, सही दिशा निर्देश देते हैं, या शिक्षक की भी उसमें भूमिका होती है, आपको शिक्षक भी समझाते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वह माता पिता, अभिभावक या शिक्षक का काम है उसको बताना। तो इसलिए व्याकरण को भाषा का अभिभावक कहा जाता है। तो शुद्ध रूप, शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने के साधन को हम लोग व्याकरण कहते हैं। तो इस चैप्टर में कुल इतना ही है। आप इस चीज को याद रखिएगा, भाषा की परिभाषा, इसके रूप, बोली और भाषा में अंतर, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा के बारे में आपको मैं बता दिया, लिपि और व्याकरण। अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। आपका होमवर्क रहेगा कि अगला चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि समझने में आसानी हो। थैंक यू।